नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपके हाथों के नीचे अभी इसी वक्त मौजूद है। कंप्यूटर कीबोर्ड। जी हाँ, कीबोर्ड। हमारे पास छात्रों के लिए तैयार की गई डेटा एंट्री और कीबोर्डिंग स्किल्स पर एक बहुत ही दिलचस्प गाइड है और हम इसी पर आज गहराई से बात करेंगे। तो आज का हमारा मिशन क्या है? मिशन है इस रोजमर्रा की चीज के पीछे छिपे राज को खोलना। हम कीबोर्ड को सिर्फ एक टाइपिंग टूल की तरह नहीं, बिल्कुल। बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखेंगे, जिसे अगर सही ढंग से बजाया जाए तो ये आपके विचारों को बिजली की रफ्तार दे सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक कीबोर्ड पर 100 से ज्यादा बटन होते हैं ना, पर क्या हम वाकई उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं या बस काम चला रहे हैं? क्या होगा अगर मैं कहूं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी टाइपिंग की असली क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बात काफी हद तक सही है। तो सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। कीबोर्ड है क्या? कहने को तो ये सिर्फ एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन असल में ये डिजिटल दुनिया में हमारी आवाज है। हमारे ईमेल्स, हमारे कोड, हमारी कहानियां, सब कुछ इन्हीं बटनों से होकर गुजरता है। बिल्कुल सही। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने से पहले उसके सुरों को समझना जरूरी है। कीबोर्ड की कीज को भी हम कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा ग्रुप है अल्फा न्यूमेरिक कीज का। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अक्षर और अंक? जी, ए से जेड तक के अक्षर और 0 से 9 तक के अंक, ये हमारे शब्दों और डेटा की बुनियाद रखते हैं। और कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इनके बिना तो वाक्यों का कोई मतलब ही नहीं। वो है पंक्चुएशन कीज। इन्हें आप अपनी भाषा की ग्रामर समझ सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड की असली ताकत इन दोनों में नहीं, बल्कि स्पेशल कीज में छिपी है। अल्फा न्यूमेरिक कीज हमें शब्द देती हैं, पर स्पेशल कीज हमें उन शब्दों पर शक्ति देती हैं। हाँ, एक तरह से देखें तो ये कीबोर्ड के वर्ब्स हैं जो असल में एक्शन लेते हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है। कीबोर्ड के वर्ब्स, तो ये एक्शन हीरो कौन कौन से हैं? इनमें सबसे बड़े खिलाड़ी हैं कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। ये अकेले कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे ही ये किसी और की के साथ मिलते हैं, ये सुपर कमांड्स बन जाते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस सी कॉपी करता है, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट। हाँ, और कंट्रोल प्लस एस मतलब सेव, या कंट्रोल प्लस जेड अनडू। इन कमांड्स ने तो न जाने कितनी बार लोगों का काम और वक्त बचाया है। बिल्कुल, ये कीबोर्ड की सेफ्टी नेट की तरह हैं। फिर आती हैं नेविगेशन कीज, जैसे एरो कीज जो आपको टेक्स्ट में ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाती हैं। और मिटाने के लिए 2 कीज हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। बैकस्पेस और डिलीट। जी, बैकस्पेस और डिलीट। हाँ, ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। काम तो दोनों का एक ही है, पर इनमें फर्क क्या है? फर्क दिशा का है। बैकस्पेस कर्सर से पीछे यानी बाएं तरफ के कैरेक्टर को मिटाता है, जैसे आप अपने कदमों के निशान मिटा रहे हों। अच्छा। वहीं डिलीट कर्सर के आगे यानी दाईं तरफ के कैरेक्टर को मिटाता है, जैसे आप अपने रास्ते में आने वाली रुकावट को हटा रहे हों। वाह, ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है। और वो कुछ कीज हैं जो बिल्कुल अलग थलग सी लगती हैं, जैसे एस्केप या वो ऊपर की फंक्शन कीज। एस्केप की आपका इमरजेंसी एग्जिट बटन है। जब कोई प्रोग्राम अटक जाए या आप किसी मेन्यू से बाहर आना चाहें तो ये की काम आती है। और कीबोर्ड के सबसे ऊपर जो F1 से F12 तक की लाइन है, वो फंक्शन कीज हैं। ये गिरगिट की तरह हैं, जो हर प्रोग्राम के हिसाब से अपना रंग बदल लेती हैं। जैसे F5 ब्राउजर में पेज रिफ्रेश करता है तो किसी और प्रोग्राम में कुछ और करेगा। और कीबोर्ड के दाईं तरफ जो एक छोटा कैलकुलेटर जैसा हिस्सा होता है, वो किसके लिए? वो तो कई लैपटॉप्स में होता भी नहीं है। उसे न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। ये उन लोगों के लिए एक प्रो टूल है जिन्हें बहुत सारे नंबर डालने होते हैं, जैसे अकाउंटेंट या डेटा एनालिस्ट। अच्छा। इसमें नंबर एक कैलकुलेटर की तरह सजे होते हैं, जिससे सिर्फ एक हाथ से बहुत तेजी से नंबर टाइप किए जा सकते हैं। लैपटॉप में जगह बचाने के लिए इसे अक्सर हटा दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम कीबोर्ड के सारे बटनों को पहचान गए हैं। जी। लेकिन असली सवाल ये है कि इन्हें बिना नीचे दिखे तेजी से इस्तेमाल कैसे किया जाए। मुझे याद है स्कूल में हम सब हंट एंड पेक तरीके से टाइप करते थे। हाँ, एक एक उंगली से बटन ढूंढना। हाँ, उसके मुकाबले बिना देखे टाइप करना तो एक सुपर पावर जैसा लगता है। और ये सुपर पावर कोई भी हासिल कर सकता है। इसी तकनीक को टच टाइपिंग कहते हैं। इसका मतलब कीबोर्ड को देखे बिना सिर्फ छूकर टाइप करना है। इसका राज मसल मेमोरी में छिपा है। मसल मेमोरी? जी, ठीक वैसे ही जैसे एक गिटार बजाने वाले को पता होता है कि कौन सा तार कहाँ है, अभ्यास से आपकी उंगलियों को भी कीबोर्ड का नक्शा याद हो जाता है। ये सुनने में तो कमाल का है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इतने सारे बटनों के बीच उंगलियां अपनी जगह कैसे ढूंढती हैं?
इसकी शुरुआत होती है कीबोर्ड के बेस कैंप से, जिसे हम होम रो कहते हैं। होम रो। ये कीबोर्ड के बीच वाली लाइन है, ASDFGHJKL वाली। आपकी उंगलियां हमेशा यहीं पर रहती हैं, यहीं से दूसरी कीज तक जाती हैं और टाइप करने के बाद वापस यहीं आ जाती हैं। तो बाएं हाथ की उंगलियां ASDF पर और दाएं हाथ की JKL और सेमीकोलन पर। बिल्कुल। लेकिन अंधेरे में या बिना देखे ये कैसे पता चलेगा कि उंगलियां सही जगह पर है? इसके लिए कीबोर्ड बनाने वालों ने एक बहुत ही चालाक व्यवस्था की है। अगर आप अभी F और J कीज को छू कर देखें तो आपको उन पर एक छोटा सा उभरा हुआ निशान महसूस होगा। अरे हाँ, ये तो है। मैंने इस पर कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। तो इसका मतलब ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये गाइड कीज है। ये आपके तर्जनी उंगलियों मतलब इंडेक्स फिंगर्स को बताती है कि आप सही जगह पर हैं। यहीं से टच टाइपिंग का सफर शुरू होता है। अच्छा, तो एक बार उंगलियां होम रो पर सेट हो गई, फिर ऊपर नीचे की कीज को कैसे दबाया जाता है? क्या इसका कोई तय सिस्टम है? जी, इसका एक पूरा साइंटिफिक सिस्टम है। हर उंगली का अपना एक दायरा तय है। होम रो पर रहते हुए बाएं हाथ की तर्जनी F और G दोनों दबाती है और दाएं हाथ की तर्जनी J और H दोनों। और स्पेस बार के लिए हमेशा दाहिने हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल होता है। ठीक है। जब अपर रो की जरूरत होती है, मतलब ऊपर वाली लाइन QWERT वाली, तो उंगलियों सीधी ऊपर जाती है। जैसे S वाली उंगली W दबाएगी, D वाली उंगली E दबाएगी और फिर वापस अपनी जगह आ जाएगी। और नीचे वाली लाइन के लिए भी ऐसा ही? जी, इसी तरह बॉटम रो के लिए उंगलियां सीधी नीचे आती हैं। ये एक डांस की तरह है जिसमें हर उंगली को अपने स्टेप्स पता हैं। शुरुआत में ये धीमा और मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास से ये इतना नेचुरल हो जाता है कि आप सोचने से ज्यादा तेजी से टाइप करने लगते हैं। तो ये तो हुई उंगलियों की महारत, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ उंगलियों का तेज चलना ही काफी नहीं होगा। अगर घंटों तक टाइप करना है तो शरीर भी थक जाता होगा। हमारे सोर्स में टाइपिंग अर्गोनॉमिक्स का जिक्र है। ये क्या चीज है? आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है। टच टाइपिंग आपको रफ्तार देती है, लेकिन अर्गोनॉमिक्स आपको उस रफ्तार को लंबे समय तक बनाए रखने की ताकत देता है। अच्छा। एर्गोनॉमिक्स का मतलब है अपने काम करने के माहौल को, खासकर अपनी कुर्सी, टेबल और कंप्यूटर को अपने शरीर के हिसाब से ढालना, ताकि कोई तनाव या चोट ना लगे। खासकर छात्रों के लिए ये जानना बहुत जरूरी होगा जो अक्सर बेड पर या सोफे पर झुककर लैपटॉप पर काम करते हैं। तो एक सही टाइपिंग कॉकपिट कैसा दिखना चाहिए? इसके कुछ सुनहरे नियम हैं। पहला, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए और पीठ को कुर्सी का सहारा मिलना चाहिए। पैर जमीन पर आराम से टिके हों। दूसरा, आपकी कलाइयां सीधी होनी चाहिए, कीबोर्ड पर झुकी हुई या उठी हुई नहीं। कोहनियां शरीर के पास और लगभग 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी हों। और स्क्रीन की पोजीशन? बहुत से लोग या तो बहुत झुककर देखते हैं या गर्दन ऊपर उठाकर। ये बहुत आम गलती है। नियम यह है कि मॉनिटर का ऊपरी किनारा आपकी आंखों के स्तर पर या उससे थोड़ा नीचे होना चाहिए और स्क्रीन आपसे कम से कम 1 हाथ की दूरी पर हो। इससे गर्दन एक न्यूट्रल पोजीशन में रहती है। बिल्कुल। सही एर्गोनॉमिक्स सिर्फ आराम के लिए नहीं है, ये लंबे समय में आपको गर्दन दर्द, कमर दर्द और कलाई की गंभीर समस्याओं से बचाता है। तो हमने कीबोर्ड को समझ लिया, टाइपिंग की तकनीक सीख ली और बैठने का सही तरीका भी जान लिया। लेकिन हमारे डेस्क पर एक और चीज होती है जो कीबोर्ड की साथ ही है, माउस। बिल्कुल। कीबोर्ड और माउस एक टीम की तरह काम करते हैं। जहां कीबोर्ड टेक्स्ट के लिए है, वहीं माउस ग्राफिकल इंटरफेस के लिए है। इसके काम तो हम सब जानते हैं, क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक। लेकिन क्या इसमें भी कुछ ऐसा है जिसे हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं? इसके बेसिक फंक्शन के पीछे का मकसद समझना जरूरी है। लेफ्ट क्लिक चुनने या एक्टिवेट करने के लिए है। ठीक है। डबल क्लिक किसी चीज को खोलने या चलाने के लिए। और राइट क्लिक आपका ऑप्शन मेन्यू है, जो आपको बताता है कि आप उस चुनी हुई चीज के साथ क्या-क्या कर सकते हैं। और ड्रैग एंड ड्रॉप भी। जी, एक और पावरफुल फीचर है ड्रैग एंड ड्रॉप। इन दोनों टूल्स कीबोर्ड और माउस के बीच जितनी तेजी से आप स्विच कर पाएंगे, उतने ही कुशल आप बनेंगे। आज के दौर में सीखने के लिए बहुत सारे टूल्स भी मौजूद हैं। हमारी गाइड में एक रैपिड टाइपिंग ट्यूटर नाम के सॉफ्टवेयर का जिक्र है। ये सीखने की प्रक्रिया को कैसे आसान बनाता है? ये एक बेहतरीन टूल है। इसे आप अपने उंगलियों का पर्सनल जिम या टाइपिंग कोच समझ सकते हैं। ये एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है जो सीखने के बोरिंग काम को एक गेम में बदल देता है। गेम की तरह? ये कैसे काम करता है? ये सीखने की प्रक्रिया को 3 चरणों में तोड़ता है। पहले चरण में ये सिर्फ होम रो से शुरू करता है,
फिर धीरे धीरे ऊपर और नीचे की पंक्तियों को जोड़ता है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। जी। दूसरे चरण में ये आपको अक्सर इस्तेमाल होने वाले सिलेबल्स और शब्द टाइप करवाता है, और तीसरे चरण में आप असली टेक्स्ट टाइप करते हैं। और ये हमारी स्पीड और गलतियों को कैसे ट्रैक करता है? मुझे लगता है कि स्कोर और लेवल जैसी चीजें सीखने वालों को बहुत मोटिवेट करती हैं। बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। ये आपको आपकी स्पीड, WPM यानी वर्ड्स पर मिनट, और सटीकता में बताता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज है इसकी कलर कोडिंग। कलर कोडिंग? हाँ, अगर आप सही अक्षर टाइप करते हैं तो वो हरा हो जाता है। अगर आप सही टाइप करते हैं लेकिन थोड़ा धीरे, तो वो पीला हो जाता है, जो एक चेतावनी है। और अगर आप गलत अक्षर टाइप करते हैं तो वो तुरंत लाल हो जाता है। अच्छा, तो ये आपको तुरंत फीडबैक देता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इससे ये समझना आसान हो जाता होगा कि किन अक्षरों पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एकदम सही। ये आपको दिखाता है कि कौन सी उंगली या कौन सी की आपके लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं, ताकि आप उस पर खास तौर पर अभ्यास कर सकें। ये सिर्फ टाइपिंग नहीं सिखाता, ये आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारना सिखाता है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो हमारे सीखने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर का कुशलता से इस्तेमाल करना एक हुनर है, एक कला है। ठीक वैसे ही जैसे कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाना। इसमें 3 चीजें शामिल हैं: अपने औजार यानी कीबोर्ड को समझना, सही मुद्रा यानी एर्गोनॉमिक्स अपनाना, और लगातार अभ्यास करना। ये सिर्फ तेजी से टाइप करने के बारे में नहीं है, ये तकनीक को अपने और अपने विचारों के बीच से हटाने के बारे में है, ताकि कीबोर्ड एक रुकावट ना लगे, बल्कि आपके दिमाग का एक विस्तार बन जाए। और अब एक विचार जिस पर आप सोच सकते हैं। हम आज जिस QWERTY कीबोर्ड लेआउट का इस्तेमाल करते हैं, उसे 1870s के दशक में मैकेनिकल टाइपराइटर के लिए बनाया गया था। और मजे की बात यह है कि इसका मकसद टाइपिंग को तेज करना नहीं था, बल्कि धीमा करना था। ताकि टाइपराइटर की कीज आपस में उलझकर जैम ना हो जाए। बिल्कुल। जरा सोचिए, हम आज भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जो जानबूझकर धीमी बनाई गई थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर आज हम सिर्फ स्पीड और आराम को ध्यान में रखकर डिजिटल दुनिया के लिए एक नया कीबोर्ड लेआउट डिजाइन करें, तो वो कैसा दिखेगा? और क्या हम दशकों की QWERTY की आदत को छोड़कर उसे अपना पाएंगे?